एक बार फिर से मैं एपिसोड में आगे जाने से पहले मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहूँगा जहाँ पर तुमको मैं अपना दोस्त मानता हूँ, ठीक है, तुमको मैं भाई मानता हूँ, डजेंट मैटर कि तुम छोटे हो या बड़े हो। आई थिंक यहाँ पर वॉर टाइम सिचुएशन में हम लोगों को ये चीज़ समझ आना चाहिए कि ये खेल नहीं है, ये मजाक नहीं है। और आई थिंक मैं जैसे पिछले एपिसोड्स में एक बार फिर से इस एपिसोड में तुमसे अपील करूँगा कि इंडियन आर्मी का भाई सपोर्ट करो, प्राउड करो, सरकार पे भाई भरोसा रखो। और मैं कहूँगा कि अगर न्यूज़ भी चाहिए ना तो भाई सरकार के सोर्सेज, गवर्नमेंट सोर्सेज का यहाँ पर वेट करो, क्योंकि एक चीज़ मेरे को कंफर्म हो गई है कि टीवी वाले मीडिया ने बना रखा है इसका खेल। वो बना रहा है तुम्हारा सी और वो चाह रहा है टीआरपी। वो चाहता है कि तुम यहाँ पर खाने की प्लेट, चाय का कप या फिर जो भी हो, जिसी भी वक्त हो, जब भी तुम टीवी ओपन करो तो तुम उसी घंटे सिर्फ उनको देखो। वो खेल रहे हैं इसका खेल, वो तुम्हारे भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, वो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, वो तुम्हें मज़ा दे रहे हैं, वो तुम्हें डरा रहे हैं, वो उनको खुद को भी नहीं पता। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ कहूँगा कि भाई इस सिचुएशन में फॉर गुड और बैड जहाँ भी हैं सब साथ रहेंगे, जैसे भी हैं भरोसा रखेंगे। और इसी के साथ भाई बात करते हैं हम आज के इस एपिसोड की, जहाँ पर ये मेरे को लगता है कि आई थिंक इस एक सीरीज़ बन सकती है जहाँ पर मैं लगभग आई थिंक इस पर 2 या 3 एपिसोड बनाऊंगा। और आज हम पहली बार इन डिटेल बात करने वाले हैं, क्योंकि अब यहाँ पर कंफर्म होता हुआ दिख रहा है जब जाबी अलोंसो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ को कंफर्म किया है कि वो लेवरकूजन को अब यहाँ पर छोड़ रहे हैं। और जहाँ पर हमको बैक स्टेज से ही पता चल रहा है कि कार्लो एंसेलोटी और रियल मैड्रिड ने भी अपना यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको म्यूचुअली विद वेरी वेरी हैवी हार्ट और यहाँ पर एक बहुत बढ़िया फेयरवेल के साथ यहाँ पर अलविदा कहेंगे अपने क्यूट से दादाजी को। क्योंकि ये सीजन चाहे कितने हम ह्यूमिलिएट हों, कितने इमोशनली हम ड्रेन्ड हो, मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि यहां पर हमारी आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे जब यहां पर हमारे क्यूट से दादाजी हमको छोड़ के जाएंगे। बट जैसे ही भाई एक कहानी का एक किताब है और जैसे किताब का चैप्टर बंद होता है तभी दूसरा चैप्टर चालू होता है, उन्हीं नमी आंखों से हम यहाँ पर जाबी अलोंसो को वेलकम करेंगे। बट सबसे बड़ा सवाल, आज मैं यहाँ पर टैक्टिकली इतना नहीं घुसूंगा। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर तुमको बताऊंगा किस तरीके से कौन कौन से प्लेयर्स यहाँ पर स्ट्रेट अवे फिट होंगे, किन प्लेयर्स के ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को लगता है कि यहाँ पर असमंजस फंसेगा और कोई प्लेयर यहाँ पर बिल्कुल भी मेरे को लगता है कि जाबी अलोंसो के प्लान में फिट होगा। लेकिन सबसे पहले आई थिंक इसको क्रोनोलॉजी के हिसाब से समझते हैं। मामला ये है कि जाबी अलोंसो ज्वाइन कब करना चाहिए। देखो ये वाला सीजन टिपिकल सीजन से थोड़ा अलग रहेगा। असल में क्या है कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि जून के पहले हफ्ते में सारे खत्म हो जाते हैं। आप कह सकते हो कि जून के तीसरे हफ्ते तक इंटरनेशनल ब्रेक भी हो ही मतलब इंटरनेशनल मैचेस भी खत्म हो जाते हैं और जुलाई का जो महीना है पूरा प्रॉपर वो यहाँ पर आप कह सकते हो कि वेकेशन होता है, या फिर 2-3 हफ्ते का वेकेशन के बाद जुलाई में प्री सीजन स्टार्ट हो जाता है और कैंप्स लग जाते हैं और नए सीजन की तैयारी हो जाती है। ऐसे में यहाँ पर पिच पे जहाँ पर एक मैनेजर अपनी नई टीम या फिर पुरानी टीम को नए ढंग से सेटअप करता है, बैक स्टेज आप कह सकते हो कि यहाँ पर क्लब पूरी कोशिश करता है कि वो अपने मैनेजर को किस तरीके से नए प्लेयर्स दे सकता है और जो प्लेयर्स यहाँ पर डेड वुड की तरह पड़े हुए हैं उनको किस तरीके से मूव ऑन कर सके। रियल मैड्रिड के लिए सीजन थोड़ा टिपिकल से हटके है क्योंकि यहाँ पर है क्लब वर्ल्ड कप। ऐसे में मेरा यह मानना था जब एक खबर भी आई कि जाबी अलोंसो क्लब वर्ल्ड कप में जिम्मा नहीं उठाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जितना भी एक इमोशनल ड्रेनेज हो चुका है, जितना भी बड़ा बर्डन है, जितना भी बैगेज है, जो थकान है, जो हारने की निराशा है, वो रियल मैड्रिड लेके कहीं ना कहीं किस हद तक तो उतरेगी क्लब वर्ल्ड कप में। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर क्लब वर्ल्ड कप में वो सब भूल जाएंगे और एक नए सिरे से टूर्नामेंट को चालू करेंगे, क्योंकि वो ऑनगोइंग सीजन के एक्सटेंडेड वर्जन में ही है। ऐसे में जाबी अलोंसो को पता है कि मेरा जो एक सिस्टम है, जो कि जाबी अलोंसो पोजिशनल सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा डिफाइंड है, वो मैन मैनेजर है जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन ही हैज़ अ सिस्टम, ही हैज़ अ प्रोजेक्ट, उसका एक टैक्टिक्स है, उसका एक तरीका है खिलाने को अपनी टीम को और वो उस पर यहाँ पर डिविएट नहीं करता। ऐसे में उसको ही पता है कि यहाँ पर क्लब वर्ल्ड कप 1 महीने का टूर्नामेंट है, इस टूर्नामेंट में जो कि बहुत पैसों का टूर्नामेंट है, ऐसे में उसको पता है कि देखो यार ये मेरे आइडियोलॉजी से ज़्यादा लेंगे नहीं मेरा आइडिया, मैं अपनी आइडिया को इम्पोज नहीं कर पाऊंगा, मेरी तरीके से टीम नहीं खेलेगी, खुदा ना खास्ता हार गए, भगवान ना करे हार गए और यहाँ पर मेरी बैंड बच जाएगी। रियल मैड्रिड का मैनेजर होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बीटी है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को मान के चलें तो शायद से जाबी अलोंसो क्लब वर्ल्ड कप में आएगा नहीं। कौन आ सकता है? मे बी राव या फिर आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली सैंटियागो सोलर ही हो सकता है, गिवन द फैक्ट कि उसकी कार्लो एंसेलोटी के साथ पटती है, उसकी यहाँ पर फ्लोरेंटिनो पेरेस के साथ पटती है। लेकिन दादाजी हमारे नहीं रहेंगे, दादाजी यहाँ पर ला लीगा के बाद ही यहाँ पर ब्राज़ील नेशनल टीम को ज्वाइन कर लेंगे। तो मैं आई थिंक इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा
लाइक खुश ही हूं कि ज़ाबी अलोंसो क्लब वर्ल्ड कप में जिम्मा नहीं लेगा। दो तरीके, पहला मैंने बता दिया तुमको कि अगर हार गए तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन दूसरा यह है कि ही इज रेडी टू टेक अ स्टैंड, वो स्टैंड लेने के लिए तैयार है। वो यहाँ पर जीना जोरी यहाँ पर टेडी बियर बनने के लिए तैयार नहीं। और आई थिंक अब एक ऐसा मैनेजर चाहिए जो कि टेडी बियर ना बने। लाइक क्या कार्लो एंसेलोटी टेडी बियर था क्या? गलत, टाइमिंग बहुत डिफरेंट है और वो मैं तुमको भी बताऊंगा किस तरीके से। अब यहां पर सवाल खड़ा होता है कि क्या सही में ज़ाबी अलोंसो तैयार भी है रियल मैड्रिड जॉब को लेके? सीधा सीधा मोटे मोटे तौर पे आई थिंक अगर आपको विदाउट एनी डिटेल बात करना है तो हाँ भाई, जिडान, वो जिडान के कदमों पे चल रहा है, ही हमारा वो नया जिडान बन सकता है। लेकिन मेरे को लगता है कि इसको देखने का एक दूसरा पर्सपेक्टिव है। आई थिंक हम मान सकते हैं कि रियल मैड्रिड अभी समझ चुकी है कि मॉडर्न फुटबॉल नीड्स अ प्रोजेक्ट, और मॉडर्न फुटबॉल को एक ऐसा मैनेजर चाहिए जो कि आपको 4 साल एक तरीके से खिलाए। बार्सिलोना हंसी फ्लिक, बार्सिलोना रोनाल्डो कोएमन, ज़ाबी, लाइक ज़ाबी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ज़ाबी के पास अपना सिस्टम था, बट ज़ाबी यहाँ पर नाव को स्थिर करने के लिए आया था। हमें नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर जिडान की अगर हम बात करें तो उसके लिए ऑफकोर्स ऐसा कोई मैनेजर नहीं जिसके पास टैक्टिक्स ना हो, बट उसके पास क्रिस्टियानो रोनाल्डो था, उसके पास गैरेथ बेल था, उसके पास बेंजिमा था, ही हैड टोनी क्रूज, मॉडरिच एंड कासिमिरो इन देयर प्राइम। उसके बाद अगर हम लोपेतेगी की बात करें तो उसने अपना प्रोजेक्ट डालने की कोशिश करी, बट हमको पता है किस तरीके से हुआ। 5 महीने सैंटियागो सोलरी ने भी कुछ करने का कोशिश करी, लेकिन हमको पता है वो कैसे टर्न आउट हुआ। ऐसे में यहाँ पर रियल मैड्रिड को एक ऐसा मैनेजर चाहिए था जो कि इस डूबती नाव को संभाल ले, वो भी तब जब जिडान की बच गई थी पेरेस के साथ। कार्लो एंसेलोटी ने, जैसे अब कह सकते हैं कि ज़ाबी भी इसी कारण से आया था, ज़ाबी को भी इसीलिए लाया गया था कि भाई अब इसको पहले स्थिर किया जाए। कहीं ना कहीं हम यहाँ पर ट्रांसफर मार्केट में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए ज़ाबी चाहिए। एक ऐसा मैनेजर चाहिए जो लेजेंड हो, जो समझता हो, जो कहीं ना कहीं डीएनए को जानता हो। और कार्लो एंसेलोटी भी एक तरीके से ऐसी, क्योंकि 10 साल पहले वो इसी क्लब में था, ला डेसिमा उसने ही दिया था। ऑफकोर्स इट डिडंट टर्न आउट टू बी दैट गुड, लेकिन कार्लो एंसेलोटी ने नाव संभालते संभालते he became the most decorated manager of Real Madrid history, और कहीं ना कहीं हम इसको फॉर ग्रांटेड ले गए। एंड आई थिंक टाइमिंग उस टाइम ये नहीं थी कि क्या एक प्रोजेक्ट ऑफकोर्स लेके आ सकते थे, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें चल रही थी, जिस तरीके से सब खत्म हो रहा था, जिस तरीके से सर्जियो रैमोस की बात करें, वरान की बात करें, कासिमिरो की बात करें, रोनाल्डो की बात करें, यहाँ पर सारे के सारे लेजेंड सब जाते हुए दिख रहे थे, मार्सेलो जाता हुआ दिख रहा था। ऐसे में एक मैनेजर चाहिए था जो कि प्रोजेक्ट तो लाए लेकिन कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट से ज़्यादा वो टीम में यूनिटी लेके आए, वो एक पारिवारिक माहौल सा बनाए, वो एक मैन मैनेजर हो, वो इस रियल मैड्रिड की डीएनए को रिस्टोर कर सके। आज रियल मैड्रिड उस जगह पे खड़ी है जहां पर उसको ये नहीं चाहिए, जहां पर उसको ये नहीं चाहिए कि इसमें फिर से पारिवारिक माहौल डाल। अब उन्होंने बहुत कुछ कर लिया, अब उन्होंने रिक्रूटमेंट करी है जो कि आने वाले 10 साल में रियल मैड्रिड को बहुत सही कर सकती है, और अभी बात करेंगे इस चीज पे। नाउ दे हैव अ प्लेयर जो यहाँ पर बैलन डोर वर्दी है, नाउ दे हैव अ प्लेयर जिनमें ये मेंटालिटी घुस चुकी है कि जीता कैसे जाता है। यहाँ पर चैंपियन लीग मल्टीपल चैंपियन लीग जीतने वाले प्लेयर्स हैं हमारे पास, मल्टीपल लालिगा टाइटल्स जीतने वाले प्लेयर्स हैं हमारे पास। अब उनको चाहिए कि इनको एक प्रोजेक्ट में ढाला जाए, और ज़ाबी अलोंसो वही चीज़ लेके आता है। मेरे को लगता है कि यहाँ पर ज़ाबी अलोंसो एक बहुत ही पिवटेबल टाइम पे भी आ रहा है, क्योंकि खुद अगर ज़ाबी अलोंसो के करियर की बात करें तो रियल सोसिएडाड, ऑफ कोर्स वो यहाँ पर उनका भी मैनेजर रह चुका है अंडर, मेरे को याद नहीं है, रियल सोसिएडाड बी का मैनेजर रहा था वो, फिर वो बायर लेवरकूजन गया। लेवरकूजन में उसने ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा यहाँ पर प्रोजेक्ट बिल्ड किया। कह सकते हो कि लेवरकूजन को आप स्ट्रेट अवे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते रियल मैड्रिड से, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये मान तो सकते हो कि लेवरकूजन से बायर्न को बीट करना ये तो छोटी बात नहीं है। लेवरकूजन के साथ यूरोपियन प्लेटफॉर्म पे ताबड़तोड़ खेलना ये भी कोई छोटी बात नहीं है। और लेवरकूजन के प्लेयर्स को क्या मान के चल सकते हो कि ग्रानिट ज़ाका इज द प्लेयर जो कि टॉप 5 यूरोपियन लीग में सबसे ज्यादा टचेज और सबसे ज्यादा पासेस उसने बनाया। उसने फ्रिम्पोंग को बनाया, उसने फ्लोरियन विट्स को बनाया, उसने यहाँ पर आप कह सकते हो पैट्रिक शिक की बात करें या फिर बोनीफासे को बनाया, उसने यहाँ पर हिनकापी, तापसोबा, इन सारे प्लेयर्स को, ग्रिमाल्डो को उसने एक यहाँ पर नई आइडेंटिटी और शाइन करने का मौका दिया, तो प्लेटफॉर्म उसने दिया। ज़ाबी अलोंसो रियल मैड्रिड में आई थिंक एक सही टाइम पे आ रहा है, बिकॉज फाइनली रियल मैड्रिड को एक ऐसा, क्योंकि हंसी फ्लिक इज गोइंग नोवेयर, ठीक है। और कार्लो एंसेलोटी की बात करें या फिर अब ओल्ड फैशन मैनेजर्स की बात करें तो वो अब यहाँ पर आउटडेटेड हो रहे हैं। चाहे काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हमको जोजे मोरिनो वापस चाहिए क्योंकि वो ही हंसी फ्लिक से लड़ सकते, ही इज़ वे पास्ट हिज प्राइम। जोजे मोरिनियो आई होप कि वो पोर्चुगल नेशनल टीम ज्वाइन कर ले। लेकिन अब सवाल आता है यहाँ पर कि रियल मैड्रिड से खबर निकल के आई कि वो सुनेगी ज़रूर ज़ाबी अलोंसो की, बट वो रेवोल्यूशन नहीं करेंगे। और इस पर काफ़ी सारे लोग सोशल मीडिया पे खराब वो हो गए कि भाई रेवोल्यूशन की तो ज़रूरत है। अरे आप एक बार खुद सोच के देखो, क्या रियल मैड्रिड को रेवोल्यूशन की ज़रूरत है? क्या नहीं, क्या कहाँ रेवोल्यूशन करोगे? वी हैव विनीसियस, वी हैव बेलिंगम, वी हैव एम्बापे, वी हैव
वाल्वर्दे, हमारे पास कामाविंगा, हमारे पास चुआमेनी। जहां नहीं है वो डिफेंस है, और मेरे को लगता है डिफेंस में एक दो साइनिंग के अलावा एक दो साइनिंग को आप रेवोल्यूशन नहीं कह सकते। आई थिंक यहां पर अगर जावी अलोंसो को उसका सेंटर बैक मिल जाए, जो कि अभी मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि क्यों उसको सेंटर बैक की जरूरत है, और यहां पर ट्रेंट आर्नोल्ड ऑलरेडी आ चुका है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि ट्रेंट आर्नोल्ड आ चुका है, हम एंड्रिक को लेकर आ चुके हैं, हम आर्दा गुलर को लेकर आ चुके हैं, दोनों ही इतना नहीं खेले। हमें नहीं भूलना चाहिए कि एम्बापे विनीसियस अभी भी क्लिक नहीं करे। रियल मैड्रिड को रेवोल्यूशन उल्टा करने की जरूरत है कि एक्चुअली में इस बार शायद से रियल मैड्रिड को थोड़ा बिजी होना पड़ेगा, क्योंकि उनको बाहर भी निकालने पड़ेंगे। एंड आई हेट टू से इट, रोड्रिगो का ऊपर खतरा तो मंडरा रहा है। मेरे को लगता है यहां पर अगर हम सबसे पहले टैक्टिक्स की बात करें, खबर ये आ रही है कि जावी अलोंसो 3-4-3 या फिर 3-4-2-1 की फॉर्मेशन के साथ जाएगा, जो कि फिलहाल वो लेवरकूजन में भी खिला रहा है। जो कि मेरे को लगता है अगेन, जैसा मैंने कहा कि रियल मैड्रिड इस चीज को समझ रही है कि प्रोजेक्ट बिल्ड करना पड़ेगा। फिलहाल के तौर पे बात करें तो पिछले कुछ सालों में, लाइक दशक की अगर हम बात करें, तो रियल मैड्रिड बैक फोर के साथ ही खेलती हुई आई है, 4-4-2 या फिर 4-3-3, 4-4-2 डायमंड भी आप कह सकते हो। बैक थ्री के साथ रियल मैड्रिड लास्ट कब खेली थी, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन क्या जावी अलोंसो बैक थ्री खिला सकता है? मेरे को लगता है खिला सकता है, और रियल मैड्रिड की टीम प्रिपेयर्ड भी है अगर चेंजेस करने के लिए तैयार है। लेकिन क्योंकि मैं टैक्टिक्स में जाने से पहले एक चीज पे और आई थिंक बात करना चाहूंगा। मेरे को लगता है कि जावी अलोंसो, अगर काफी लोग कहेंगे कि एक यंग मैनेजर है, आई थिंक जावी अलोंसो रियली लाइक है वो जिडान वाली कैटेगरी में, क्योंकि यंग है लेकिन ही इज अ लेजेंड। उसने एज अ कोच भी अब बहुत चीज जीत ली है, लेवरकूजन के साथ सही लेकिन जीता तो है। उसने बायर्न की हेजेमनी को तोड़ा। एज अ प्लेयर वो लिवरपूल का भी लेजेंड है, वो रियल मैड्रिड का भी लेजेंड है। तो उसके पास इतनी पेडिग्री है कि इवन विनीसियस, एम्बापे, बेलिंगम, ये इतने हाई ईगो वाले प्लेयर और हाई स्टेटस वाले प्लेयर को भी सामने झुकना पड़ेगा। एंड आई थिंक रियल मैड्रिड का बैज और रियल मैड्रिड का पूरा डेकोरम भी ऐसा है कि मैनेजर के सामने झुकना तो पड़ेगा, और उसमें भी अगर वो मैड्रिड का लेजेंड है तो गांडी खोलनी पड़ेगी। अब बात करते हैं टैक्टिक्स पे। आई थिंक बैक थ्री खिला सकती है, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि रियल मैड्रिड अब बहुत ज्यादा इस पे सीरियस है कि वो सेंटर बैक लेके आ रहे हैं। अब चाहे वो हिनकापी हो, चाहे वो यहाँ पर होइसन हो, यहां पर आप कह सकते हो कि हमारे पास अब सेंटर बैक्स अगर इन वेरी हेल्दी कंडीशन, रूडिगर है, इधर मिलिटाओ है, हमारे पास असेंसियो है और एक सेंटर बैक और आएगा, तो हमारे पास 4 सेंटर बैक होंगे। मेक शिफ्ट में आप कह सकते हो हमारे पास आलाबा बिन लादेन भी है, और हमारे पास यहां पर आप कह सकते हो कि चुआमेनी भी है। आई होप कि यहां पर आलाबा को मूव ऑन करवाया जाए, क्योंकि वो बहुत सैलरी लेता है। हाउएवर जितनी भी खबर मैंने पढ़ी है, आलाबा रुकेगा और एज अ फ्री एजेंट ही जाएगा। हमारे पास अगर फुल बैक्स की बात करें, जो कि जावी अलोंसो के सिस्टम में विंग बैक्स होते हैं, तो क्योंकि यहां पर ग्रिमाल्डो है और उधर यहां पर फ्रिम्पोंग है, फ्रिम्पोंग को एज अ विंगर यूज किया जाता है। मेरे को लगता है कि यहां पर रियल मैड्रिड में मामला थोड़ा उल्टा होगा। एवरीथिंग विल मेक सेंस। मेरे को लगता है यहां पर ट्रेंट आर्नोल्ड और कार्वाहाल प्रॉपर इस पूरी पोजीशन के लिए तैयार हैं। 4-4-2 डायमंड में जब कार्लो एंसेलोटी ने जीता था ला लीगा और चैंपियन लीग, तब हमको नहीं भूलना चाहिए कार्वाहाल इतना इंपॉर्टेंट था। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ट्रेंट आर्नोल्ड विड्थ पे क्या खेल सकता है। ट्रेंट की वो बॉल्स, ट्रेंट की वो पासिंग, और ट्रेंट जिस तरीके से गेम को खोलेगा, और कार्वाहाल का वो इंटेंसिटी, आई थिंक इट इज बैंगर। तो मैं काफी सारे लोग इस चीज को सोच रहे हैं कि ट्रेंट और कार्वाहाल में क्या क्लैश नहीं हुआ। मेरे को लगता है कि यहां पर जावी अलोंसो उसको बहुत अच्छे से यूज कर सकता है और स्ट्रेटेजिकली यूज कर सकता है। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं उल्टा। अब क्योंकि यहां पर हम कह सकते हैं कि ग्रिमाल्डो वाली पूरी स्ट्रैटेजी को हम यहां पर राइट पे डाल रहे हैं, और उसका भी मैं रीजन बताऊंगा क्यों। आई थिंक लेफ्ट में इट इज विनीसियस जूनियर, जो कि विंग बैक खेल सकता है। मेरे को लगता है कि यहां पर ऑफकोर्स काफी सारे लोग इस चीज पे होंगे कि जो 2 नंबर 10 होंगे, जो 2 शैडो स्ट्राइकर या प्रॉपर नंबर 10 या इनसाइड फॉरवर्ड, उसमें से एक बेलिंगम है जो कि बहुत क्लियर है, और एक एम्बापे जो कि स्ट्राइकर होगा। तो यहां पर क्यों ना विनीसियस जूनियर को, बट मेरे को लगता है कि विनीसियस जूनियर आइसोलेशन में और 1v1 थ्रेट जो विड्थ वो मेंटेन करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में यहां पर विंगर जिस तरीके से फ्रिम्पोंग को यूज कर सकता है, विनीसियस को ऐसे यूज किया जा सकता है। दी ओनली कॉन्सिक्वेंसेज ये है कि विनीसियस को ट्रैक बैक करना पड़ेगा। आई थिंक क्योंकि जावी अलोंसो 5 एट द बैक या फिर मे बी 4-4-2 में ही डिफेंड करेगा, जैसे रियल मैड्रिड अभी डिफेंड कर रही है। अभी ये भी बहुत कॉन्सिक्वेंशियल है जिस पे बात करनी पड़ेगी, बट यहां पर मैं अभी के तौर पे आई थिंक सेफ जोन में कह सकता हूं कि विनीसियस के ज्यादा चांसेस है कि वो विंगर या विंग बैक में खेले रादर देन नंबर 10 में। तो मैं तो काफी सारे लोग होंगे कि बेलिंगम एम्बापे सेट हो गया, तो दूसरा नंबर 10 क्या है? मेरे को लगता है कि यहां पर मामला आ रहा है आर्दा गुलर को लेके, क्योंकि जो 2 पिवट मैं सोच रहा हूं वो ये है कि चुआमेनी कामाविंगा सबायोस के कम चांसेस हैं, और वाल्वर्दे। अब वाल्वर्दे मेरे को लगता है कि यहां पर इस साइड रहेगा, राइट साइड में,
उसका मेन पॉइंट ये है कि अगर आप ट्रेंट को खिलाते हो तो ट्रेंट के साथ आपको ये सबसे पहले बेनिफिट मिलता है कि ट्रेंट अंदर भी खेल लेगा और वालवर्दे बाहर भी खेल सकता है, तो दे कैन चेंज देयर पोजीशन। बट आई थिंक यहाँ पर ट्रेंट क्योंकि आगे खेलेगा और ट्रेंट की डिफेंसिव वल्नरेबिलिटी सबको पता ही है, ऐसे में यहाँ पर वालवर्दे बेस्ट सूटेड बंदा है। अगेन दिहाड़ी करनी पड़ेगी उसको, कारवाल के साथ कम दिहाड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन वालवर्दे बेस्ट सूटेड है। अगर इधर की बात करें तो कामाविंगा, चुआमेनी दोनों में से, क्योंकि एक को तो ग्रानिट जाका वाला रोल निभाना पड़ेगा, एक को तो पासिंग करनी पड़ेगी, एक को तो गेम को ऑर्केस्ट्रेट करना पड़ेगा। मेरे को लगता है जो प्रॉब्लम आएगी ना वो ये है कि यहाँ पर अगर हम 4-4-2 डायमंड की बात करें, आई थिंक यहाँ पर जिस तरीके से एम्बापे एज अ स्ट्राइकर, बेलिंगम इधर, और यहाँ पर अगर हम बात करें विनीसियस की, तो जो दूसरा नंबर 10 वाला स्पॉट होगा ना, मेरे को ऐसा लगता है इट इज द ब्रेकआउट सीजन ऑफ आर्दा गुलर। आई थिंक यहाँ पर जाबी अलोंसो ये चीज होप करेगा कि आर्दा गुलर को मैं चांस दूं, मेरे को आर्दा गुलर को चांस देना है, क्योंकि अगर आप विनीसियस को अंदर डालते हो तो आप आर्दा गुलर को बाहर नहीं खिला सकते, तो फिर आपके पास बाहर कौन ऑप्शन बनेगा, दैट वुड बी फ्रान गार्सिया। और मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर फ्रान गार्सिया, फर्लैंड मेंडी इतना बेहतरीन काम कर सकते हैं एज अ विंगर, ठीक है, वो एज अ विंग बैक काम कर सकते हैं, बट यू नीड विंगर, यू नीड आइसोलेशन। जाबी अलोंसो का पूरा गेम इस पे बनता है कि पोजिशनल रिलेशनशिप की छोटा छोटा पास, और उसमें भी अगर आपको यहाँ पर विंगर आप विनीसियस को खिला रहे हो तो उसको आइसोलेशन में डालना ही डालना है, वो अंदर कट कर जाएगा, दैट इज लाइक वो बाद में बात करेंगे कभी। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर आर्दा गुलर को इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जाबी अलोंसो आर्दा गुलर को सही में अनलॉक कर सकता है। आर्दा गुलर के वो पोजीशन बेस्ट है, ऑफ कोर्स आर्दा गुलर राइट साइड रहेगा यहाँ पर, और अगेन आर्दा गुलर, ट्रेंट, वालवर्दे इस सारे एक साथ रहेंगे। आई कैन सी द पोटेंशियल कि यहाँ पर रियल मैड्रिड अंडर जाबी अलोंसो खेल सकती है, लेकिन जैसा मैंने कहा मेरे को लगता है कि वो आइडेंटिटी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जाबी अलोंसो का जो प्रोजेक्ट है वो इस रियल मैड्रिड की टीम को एब्जॉर्ब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स गोना बी नथिंग अगर वो इस चीज में बिलीव ही ना करें, एंड दिस इज द, मेरे को लगता है बिगेस्ट, ये छोटे मोटे ट्वीक्स होते रहेंगे। रियल मैड्रिड को रेवोल्यूशन की कोई जरूरत नहीं है, रियल मैड्रिड हैज द सिस्टम, रियल मैड्रिड हैज द पेडिग्री ऑफ प्लेयर जिनको खिलाना है, जिनको कोच करना है। लाइक अगर इस सीजन की बात करें, यस एम्बापे को क्रिटिसाइज किया, विनीसियस को क्रिटिसाइज किया, परफॉर्मेंस किसी की भी नहीं आ रही, बट एट नो पॉइंट लोगों ने कहा कि एम्बापे को बेचना पड़ेगा, नो पॉइंट लोगों ने कहा कि विनीसियस को बेचना पड़ेगा। एवरीथिंग वाज लाइक कार्लो एंसेलोटी जस्ट डजंट एबल टू, लाइक वो फिगर आउट ही नहीं कर पा रहा कि इस टीम को मैं डालूं कैसे, ऊपर से कॉर्पोरेट प्रेशर कि रॉड्रिगो को भी डालना है, एंड दिस इज वेयर, जैसा मैं कह रहा हूं कि रॉड्रिगो के ऊपर खतरा मंडराएगा, आई कैन नॉट सी रॉड्रिगो, मतलब ऑफकोर्स वो इनसाइड फॉरवर्ड में खिला सकता है, बट अगेन दिस इज माई ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंस आ रहा है कि बहुत ईजी है रॉड्रिगो को सेफ साइड में डालना कि नंबर 10 खेले। क्या रॉड्रिगो, एम्बापे, विनीसियस प्रेस कर देंगे? क्योंकि जाबी अलोंसो 4-4-2 में डिफेंड करेगा, बट उसके सिस्टम में प्रेस होता है, उसके सिस्टम में विंग बैक्स ऊपर चढ़ के प्रेस करते हैं, जैसे आप कह सकते हो कि हंसी फ्लिक के फुल बैक्स ऊपर चढ़ के प्रेस करते हैं, एंड दिस इज वेयर थिंग्स गेट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आई नो रॉड्रिगो, विनीसियस, एम्बापे में रॉड्रिगो ही सबसे ज्यादा प्रेस करता है, बट तीनों में से सबसे बड़ा स्केपगोट रॉड्रिगो ही बनेगा। आई हेट टू से इट, बट फाइनली जिस तरीके की न्यूज भी मंडरा रही है, मे बी आई थिंक रियल मैड्रिड कैन सी कि क्या होने वाला है, एंड मे बी दे आर गोना बैंग ऑन रॉड्रिगो। बट डू लेट मी नो कि तुम्हारे हिसाब से क्या जाबी अलोंसो हंसी फ्लिक के रेन ऑफ टेरर को सही में खत्म कर सकता है, या फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर जाबी अलोंसो को इस टीम के साथ भी 2-3 सीजन लग सकते हैं।